जिस समाज को आज भी मंदिरों में जाने की, घोड़ी पे बैठने की, स्वाभिमान सम्मान से जीने की, मूछे रखने की आजादी ना हो, वो नाचता वो कहाँ अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए अगर खुश भी हो जाओगे, फिर सुबह का अखबार पढ़ोगे तो क्या मिलेगा पढ़ने को आपको कि आज उस बहन के साथ अन्याय हो गया। अभी मैंने ये बैठे ट्वीट किया, मेरे पास खबर आई यूपी से कि कन्नौज में एक 10 साल की बच्ची का रेप हुआ, सामूहिक रेप, उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मां चिल्ला रही थी। मैं यहाँ खुशी मनाता कहाँ अच्छा लगता हूँ। अभी लखनऊ में एक प्रोफेसर को पीट दिया, कारण क्या था कि उन्होंने एक वॉल्यूम को उन्होंने जो है कोट कर दिया। दिल्ली में एक प्रोफेसर है हमारे, उन्होंने कुछ लिख दिया था, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया, उनके पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। ऐसे में आपका ये चंद्रशेखर आजाद हंसता हुआ कहाँ अच्छा लगता है। जिसका समाज रो रहा हो, जिसका समाज भूख से टूट रहा हो, जिनकी आंखें तरस गई हो कि कभी तो उनकी जिंदगी बदले, उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त हंसता हुआ कहाँ अच्छा लगता है। नहीं, हंसना अच्छी बात है, लेकिन मैं तब हंसूंगा जब इस समाज की दशा और दिशा बदल जाएगी, तभी हंसूंगा। उससे पहले हंसना जो है वो इस समाज के साथ धोखा होगा। थोड़ी देर की खुशी में हम लोग भूल जाते हैं। मैं जब आया यहाँ और मैंने देखा कि जोश तो बहुत है, अगर इस जोश को हमने दिशा दे दी और ये तैयार हो गया, तो मैं विश्वास से कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का जो है ना राज आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। देखो, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़, कर्नाटक हो या केरल, और महाराष्ट्र हो या यूपी या हो जम्मू कश्मीर, सब जगह बाबा साहब अम्बेडकर एक ही बात, एक ही विचार देके गए हैं कि उठो, जागो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और क्या बोध बीमा महोत्सव बनाने वाले लोग जानते हैं, जैसे मैंने कहा था कि गुलामों का धर्म नहीं होता, गुलामों का जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं होता, तो तथागत बुद्ध इस धरती में पैदा हुए भारत की, और उनका जो धर्म जो दुनिया में गया, आज चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान बुद्धिस्ट कंट्री है, उत्तर कोरिया बुद्धिस्ट कंट्री है, 18 से ज्यादा बुद्धिस्ट कंट्री है। भारत में वो लोग संक्षेप क्यों है? आपने कभी सोचा? कभी आपने नोटिस किया कि जो धर्म भारत से दुनिया में गया और उस धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में जो है ताकतवर बन रहे हैं। बताओ, चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा है कोई। वो धर्म इस देश में संक्षेप क्यों है? हम इस देश में जो शासक हुआ करते थे, जो देश के रूलिंग क्लास हुआ करते थे, वो इस देश में गुलाम मोहताज कैसे बने? कभी सोचा आप लोगों ने? साथियों, चिंतन करना पड़ेगा, और खाली चिंतन से काम नहीं चलेगा, खाली चिंता से काम नहीं चलेगा। हमें दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोग दृढ़ संकल्पित हो गए, मैं लिख के कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि इतिहास फिर दोहराया जाएगा। देखो, बाबा साहब ने मैं क्या सिखा, मैं सिर्फ आज बाबा साहब पे बात करता हूं, लेकिन बाबा साहब से पहले ज्योतिबा फूले। अगर ज्योतिबा फूले की बात ना हो तो बाबा साहब अधूरे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज की बात ना हो तो बाबा साहब अधूरे हैं। लेकिन आप बाबा साहब को ज्यादा मानते हैं तो मैं बाबा साहब की बात करूंगा। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें राइट दिए, अधिकार दिए, जानवरों को जीवन से निकाला हमें। उन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, लेकिन हम देखो कितने स्वार्थी हैं। हम पढ़ते क्यों आपको पता है? सिर्फ नौकरी करने के लिए, इसलिए पढ़ते हैं, और कोई कारण नहीं है पढ़ने का। अगर आपको ये बता दिया जाए नौकरी नहीं मिलेगी तो आप नहीं पढ़ोगे। आप चेक करवा के देख लो, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। अगर ये भारत से ये हटा दिया जाए कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी नहीं होगी तो आप पढ़ोगे नहीं। लिख लेना मेरी बात। पहले लोग पढ़ने नहीं देते थे, आप पढ़ते नहीं हो। पढ़ने का अधिकार हमें इसलिए मिला था, हमें बाबा साहब सीखना चाहिए था कि आज भी 300 साल बाद उनके जैसा विद्वान पैदा नहीं हुआ। हमें उनकी तरह वो पढ़ाई करनी चाहिए थी। इस पढ़ाई को करके हम लोग इस देश के लिए आवश्यकता बन जाए कि अगर इस देश में किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें पूछा जाए। बाबा साहब नौकरी के लिए थोड़े पढ़े, नौकरियां तो उनके आगे पीछे घूम रही थी। वो तो ज्ञान के लिए पढ़े, और जब पढ़े तभी तो इतनी सारी वॉल्यूम लिखी। उनकी किताबें क्रांति प्रतिक्रांति पढ़ के तो देखना, इलेक्शन ऑफ कास्ट पढ़ के तो देखना, तभी तो पता लगेगा असल क्या है। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी, पढ़ के तो देखना। जब तक आप अपने महापुरुषों को पढ़ोगे नहीं तो उनके विचारों पर कैसे चलोगे? फिर हम लोग, जैसा मैंने कहा कि पढ़ाई किस लिए करते हैं? नौकरी के लिए। और नौकरी किस लिए करते हैं? पेट के लिए।
क्या समाज के लिए भी नौकरी करते हैं हम लोग? 1% लोग नहीं निकाल सकते इस भीड़ से। भीम आर्मी के लोगों का तो आज एलडी के लोगों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन नौकरी पैसे वाले 1% लोग नहीं आप निकाल सकते। जो नौकरी समाज के लिए करते हो वो नौकरी अपने पेट के और अपने परिवार के लिए करते हैं। अगर पेट और परिवार से अलग उन्होंने नौकरी का 10% हिस्सा समाज को भाग आगे बढ़ाने में लगाया होता तो आज समाज की दिशा थोड़ा ही होती। हमें अपने अंदर आकलन करना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, नौकरी के लिए, और नौकरी क्यों करते हैं क्योंकि हम पे अधिकार नहीं है, हम पे सुविधाएं नहीं कि सुविधाएं मिल जाए। हम समाज के लिए थोड़ा ही करते हैं। हम राजनीति भी तो करते हैं किसके लिए? अपने लिए। वरना 131 MP शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, आप बताओ एक ऐसा मामला बताओ जिसको उन्होंने खड़े होकर कहा हो कि सरकार गिराने अगर हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो भी नौकरी है, वो अपने मालिक की नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि उनका घर चलता रहे, उनके पास पैसे आ जाए, और सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। तो समाज में कैसे बदलाव होगा बताओ? समाज ये सोचता रहता है, समाज भी बड़ा जिद्दी किस्म का हो गया है। वो सोच रहा है कि कोई रहबर आएगा, महापुरुष आएगा, आगे हमारी जिंदगी बदलेगा। मैं कह रहा हूं कि मरने के बाद भी कंधे, जब आदमी जाता है ना मरने के बाद, तो 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। जीते जीतो अपने सहारे जियो, कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो आगे बात बढ़ाओ। बाबा साहब भी सोचते होंगे, और उन्होंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ, अगर आप इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने दो। आज देखो कारवा कहाँ चला गया। मुझे खुशी तो इस बात की होती है कि नौजवानों ने बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने का सपना तय कर लिया है, वो लोग लग चुके हैं। लेकिन जिन लोगों के पास साधन संसाधन आगे, वो कम से कम उनकी मदद तो करें, तभी तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। भाई ये जो नौजवान युवा जोश तैयार हो गया, इसको ब्रेन देने का काम हमारा पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी करे तो भाई, तभी तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये हम किसके भरोसे बैठे हैं? देखो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सोए हुए लोग होते हैं, सोया हुआ और मरा हुआ एक समान होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोटी कपड़ा मकान के लिए जीते हैं, और भारत में उनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, जिनका एक ही सुबह उठ के एक ही काम है कि रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। दूसरे लोग वो होते हैं जो घुटनों के बल चलते हैं। जो आज के हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, वो बेचारे घुटनों के बल इसलिए हैं कि सरकार को उनकी गर्दन ना दिख जाए समाज का कुछ काम करते हुए। वो थोड़ा सा संसाधन जो आरक्षण की वजह से उनको मिल गया, वो उसमें खुश हैं। लेकिन तीसरे लोग होते हैं जो आंख से आंख मिला के बात करते हैं। बस मैं तो आप में वो जज्बा देखना चाहता हूं कि आप आंख से आंख मिला के बात करें और हवाओं को बता दो कि वो दिन चले गए। अब अगर अन्याय अत्याचार होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और इतिहास याद रखेगा, दिन नहीं भूलने देंगे किसी को। देखो मेरी बात सुनो, भारत में संविधान, पहले जब राजतंत्र था, आजादी से पहले तो तलवारों से लड़ाइयां होती थी। अब लड़ाई संविधान से होती है, वोट से होती है। जिस दिन आप अपने वोट की वैल्यू समझ जाओगे और काम करने वाले व्यक्ति को मौका दोगे, तो वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नीला ही नीला दिखाई देगा। वो दिन दूर नहीं, देश में याद रखना मेरी बात।